Hello everyone, welcome to my channel Psychologist Priya Bhargav. Today we are going to start part 2 of Unit 3, Block 3, MPCE 031. That is MAPC second year students who have opted for organizational psychology. This video is for you guys. We are going to start with the topic methods to create effective team. Effective team अगर क्रिएट हो गई है, इफेक्टिव टीम मतलब ऐसी टीम जो बहुत अच्छे से गोल तक पहुंच जाएगी। सो उसको चेक करने के लिए हमें ये चेक करना है कि उसमें क्या एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल एग्जिस्ट करता है या नहीं, वो टीम अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स को प्रैक्टिस कर रही है या नहीं। पहला ये आपको चेक करना है। दूसरा आपको देखना है कि कम्युनिकेशन में कोई रोड ब्लॉक्स हैं, अगर हैं तो वो उससे कैसे बच रही हैं। रोड ब्लॉक्स कैसे होते हैं वो भी हम आगे समझेंगे। फिलहाल हमें अभी ये चेक करना है। एंड देन क्या वो एक दूसरे को ढंग से सुनती हैं, टीम में जितने मेंबर्स हैं वो आपस में एक दूसरे को सुन रहे हैं ठीक से, क्या वो ऑब्जर्व करते हैं केयरफुली क्या हो रहा है टीम के अंदर, कहाँ पे क्या चीज़ें की जा रही हैं। एंड देन फीडबैक कंस्ट्रक्टिवली दे रहे हैं एक दूसरे को कि नहीं दे रहे हैं। तो अगर वो एक दूसरे को कंस्ट्रक्टिव वे में फीडबैक, कंस्ट्रक्टिव मतलब पॉजिटिव वे में, किसी को डीमोटिवेट नहीं करना है, सो इस तरह से फीडबैक दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। अगर ये सारी चीज़ें प्लस में आ रही हैं, येस में है इनका आंसर, तो यानी कि वो टीम इफेक्टिव है। नाउ कम्युनिकेशन बिहेवियर जो टीम में है उसको इफेक्टिव बनाया जा सकता है अगर ये सारी चीज़ें हमें ऑब्जर्व करना है। कम्युनिकेशन के लेवल पे कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जब टीम में काम हो रहा है तो कौन पार्टिसिपेट करते हैं, कौन पार्टिसिपेट नहीं करते टीम वर्क में। फिर कैसे लोग ना किसी बात को लेकर रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, किसको रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, और जो जब भी लोग टर्न ले रहे हैं रेस्पॉन्डिंग का तो वो किसकी तरफ रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, मतलब क्या ये एक ओवरऑल टीम को एड्रेस कर रहे हैं रेस्पॉन्ड करते टाइम या फिर एक पर्टिकुलर पर्सन को कर रहे हैं। सो हु रेस्पॉन्ड्स हुम मतलब। एंड देन कैसे इंटरप्शंस अगर हो रहा है कम्युनिकेशन में तो कैसे हैंडल किया जा रहा है। क्या साइलेंस अगर है टीम के अंदर तो क्या वो उसको ओके समझा जा रहा है, या कोई ऐसा है जो कन्वर्सेशन में डोमिनेट करता है, क्या चल रहा है पूरे टीम में, ये चीज़ें हमें चेक करना है। एंड देन डिसीजंस कौन लेता है, क्या ये कॉन्सेंसस से डिसीजन होता है, वोटिंग करके डिसीजन होता है, या एक पर्सन डिसीजन ले रहा है, किस तरह से डिसीजन लिया जा रहा है। और जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो आपको ये भी देखना है कि पूरे ग्रुप में लोगों के फीलिंग्स, रिएक्शंस और बिहेवियर्स किस तरह के हैं। हर एक टीम मेंबर के इस चीज़ को अपने को चेक करना पड़ेगा। नाउ 3 कॉन्क्रीट टिप्स दी हुई हैं अगर हम टीम का जो पूरा इफेक्टिव बनाना है टीम को, तो ये 3 चीज़ों पे हमें वर्क करना पड़ेगा। पहला, फैसिलिटेटर या कोऑर्डिनेटर को डेलीगेट करके जो पूरे टीम वर्क को देखेगा कि टीम वर्क कैसे इफेक्टिव हो सकता है, मतलब एक सुपरवाइजर हो गया टेक्निकली जो पूरा सबको सुपरवाइज करेगा। दूसरा हो गया कि वर्क को हम ब्रेक डाउन कर ले, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर कहते हैं उसको, वो कर लिया जाए। और थर्ड, कुछ ग्राउंड रूल्स सेट कर लिए जाए। तो अगर ये 3 चीज़ें करें तो हम टीम को इफेक्टिव बना सकते हैं। वन बाय वन हम इसको डिटेल में समझेंगे। पहला, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में हमें क्या क्या स्टेप लेने पड़ेंगे वो हमें दिया हुआ है कि कैसे हम पूरे टास्क को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं सो दैट ऑब्जेक्टिव तक हम पहुंच सके। पहला, हायरार्किकल डायग्राम ऑफ द टास्क। पूरा टास्क जो है उसको एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में बताएंगे कि कौन सा टास्क सबसे पहले करना है, उसके बाद क्या करना है, लाइक दैट। देन पर्सन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग द टास्क। कौन से टास्क को कौन टीम का मेंबर करेगा वो डिसाइड किया जाएगा। देन डेडलाइन टू हैव द टास्क कंप्लीटेड, और कौन सा टास्क कितने टाइम तक खत्म हो जाना चाहिए उसको डिसाइड किया जाएगा। देन इंटरडिपेंडेंसीज विद अदर टास्क। हो सकता है कि 1-2 टास्क एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो, पहला टास्क होगा तभी दूसरा हो पाएगा, इस तरह से भी होगा, तो वो इंटरडिपेंडेंसीज भी चेक करना पड़ेगा कौन सा टास्क किस पे डिपेंडेंट है। देन ईच टास्क शुड कंट्रीब्यूट टू द गोल ऑफ डिलीवरिंग द रिक्वायर्ड मटेरियल ऑन टाइम एंड डन वेल। हर एक टास्क को ये भी नोटिस करना पड़ेगा, हर एक टास्क जो है वो गोल को कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है और करना ही चाहिए मतलब। एंड देन वो कितने टाइम पीरियड में वो खत्म हो रहा है, क्या जो टाइम उसको बताया गया उस टाइम पे वो दे रहा है, और क्या अच्छे से करके दिया जा रहा है या उसमें कुछ फॉल्ट्स हैं उसको भी चेक करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया काम का, कि काम का फ्लो चार्ट बनाया, फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी डिलीवर दी कि कौन क्या करेगा, डेडलाइन सेट की, फिर इंटरडिपेंडेंसीज चेक की, फिर गोल तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे, टाइम पे हुआ कि नहीं, ये सब कर लिया। ये तो हो गया काम का। नाउ
अगर हमने सपोज किसी कोऑर्डिनेटर को इंक्लूड किया है कि पूरे फंक्शन को वो सुपरवाइज करेगा, तो वो क्या क्या काम करेगा? कोऑर्डिनेटर कोऑर्डिनेटर करेगा, वो फोकस करेगा टीम को कि वो किस तरह से काम कर रही है टास्क पे। देन सारे टीम मेंबर्स को पार्टिसिपेट करवाएगा कि सारे मेंबर्स पार्टिसिपेट, ऐसा नहीं कि 2-4 एब्सेंट है, 2-4 आ ही नहीं रहे, 2-4 लेट आ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब टाइम पे लगे हैं, काम पे लगे हैं कि नहीं लगे हैं। एंड देन सारे जो मेंबर्स है वो टीम के एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे काम करने के लिए तैयार हो गए कि नहीं हो गए, ये भी कोऑर्डिनेटर चेक करेगा। देन ऑल्टरनेटिव्स भी कोऑर्डिनेटर सजेस्ट कर सकता है, अगर कोई चीज़ पे सेटिंग नहीं हो पा रही, किसी चीज़ पे वो लोग एक लाइन पे, एक पेज पे नहीं आ पा रहे, तो ये कोऑर्डिनेटर सेट करेगा कि अल्टरनेटिव क्या क्या हो सकता है। देन टीम मेंबर्स को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कॉन्फ्रंट भी कर सकता है, हेल्प करेगा कि भाई वो प्रॉब्लम्स को फेस करे, कन्फ्रंट करे, प्रॉब्लम्स अगर आ रही हैं, भागे ना प्रॉब्लम से, प्रॉब्लम्स को फेस करना सिखाए कोऑर्डिनेटर, या उनको बिठाए कि भाई ये प्रॉब्लम है, अभी इसको फेस करो। देन समराइज टीम डिसीजंस, उसके बाद जो भी टीम ने डिसीजन लिया उसको वो समराइज करके बताएगा कि टीम ने ये डिसीजन लिया है। एंड देन थर्ड स्टेप, जो हमने 3 वेज बताए थे, एंड थर्ड है सेटिंग ग्राउंड रूल्स। हमें ग्राउंड रूल्स भी सेट करने पड़ेंगे, जिसमें आएगा गोल्स, एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी पूरी टीम की, उसके नॉर्म्स क्या होंगे, फैसिलिटेटर के नॉर्म्स क्या होंगे, कम्युनिकेशन नॉर्म्स क्या होंगे, मीटिंग नॉर्म्स क्या होंगे, एंड कंसिडरेशन नॉर्म्स क्या होंगे। मतलब कि ये नॉर्म्स मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस, फैसिलिटेटर क्या रूल्स फॉलो करेगा, कम्युनिकेशन में क्या रूल्स फॉलो होंगे, लाइक दैट। सो ये 3 वेज में हम एक टीम को इफेक्टिव बना सकते हैं, काम को ब्रेक करके स्ट्रक्चर में, देन एक कोऑर्डिनेटर को सेट करके, एंड देन रूल सेट करके। सो अब इन्होंने बोला है कि जो टीम होती है ना, अगर उसमें इंडिविजुअल्स मिसबिहेव कर रहे हैं, या वो हाईली इगोइस्टिक है, या उनको सिर्फ अपने ही इंटरेस्ट की चीज़ दिखाई दे रही है टीम के अंदर, और सबकी अपनी अपनी डिफरेंट स्टाइल्स है लर्निंग की, इंटरेक्शन का तरीका अपना अपना अलग तरीके का है, वो ग्रुप के अंदर भी सब ग्रुप्स बना बना के रह रहे हैं, और ग्रुप की अपनी अपनी ग्रुप साइकोलॉजी है, जहाँ पे ग्रुप बिहेवियर्स को हम देख सकते हैं डिफेंसिव हो जाते हैं, उनका खुद का रूटीन है। देन अस वर्सेस देम वाला आ गया, उसमें अस वर्सेस देम मतलब सब ग्रुप्स आपस में एक दूसरे में लड़ रहे हैं, 1-2-2 4-4 का ग्रुप बन गया और वो पूरी टीम से लड़ रहा है, लाइक दैट। देन कोई भी पब्लिकली किसी भी टेस्ट का अजम्पशन के लिए वो थोड़ा सा रिलक्टेंस दिखा रहे हैं, देन कोई भी टास्क से भाग रहे हैं, छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, बाउंड्रीज नहीं सेट कर रहे हैं, रोल्स ठीक से डिफाइंड नहीं है, ऑब्जेक्टिव अनक्लियर है, एक्सपेक्टेशंस भी अनक्लियर है। तो ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो इसका मतलब ये है कि टीम जो है वो ट्रबल में है, अब खतरे में आ चुकी है टीम। सो ये चीज़ों को हमें चेक करना पड़ेगा कि ये एग्जिस्ट तो नहीं कर रही टीम में। देन कॉमन प्रॉब्लम्स जो टीम फेस करती हैं वो क्या क्या फेस करती हैं? टॉकिंग टू मच, उसको बोलते हैं हिगिंग। देन जंपिंग फ्रॉम टॉपिक टू टॉपिक, इसको बोलते हैं फ्रॉगिंग। एंड देन गेटिंग स्टक ऑन एन इशू, किसी इशू में स्टक हो जाना, उसको बॉगिंग कहते हैं। एंड टिप टोइंग अराउंड कंटीशियस इश्यूज, जो इश्यूज चलते जा रहे हैं उसमें उसको ठीक से हैंडल नहीं करना। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग अ टीम मिशन स्टेटमेंट। टीम मिशन स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होता है जिससे टीम मोटिवेटेड होती है, उसको पता होता है कि क्या करना है। तो ये हेल्प करता है टीम को अपने एफर्ट्स को किस डायरेक्शन में फोकस करना है, कहाँ पे अपने एफर्ट्स लगाने हैं। सो टीम मिशन स्टेटमेंट इस तरह का होना चाहिए। सारे टीम मेंबर्स जो होते हैं वो उस टीम मिशन स्टेटमेंट की हेल्प से एक कॉमन थीम की तरफ वर्क करने के लिए इकट्ठे होते हैं। सो सिर्फ टीम मिशन स्टेटमेंट करना ही काफ़ी नहीं है, उसको फॉलो भी करना होता है कि जो लिखा है, मतलब लिविंग द मिशन स्टेटमेंट। तो मिशन स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना मेजर पर्पस है कि क्या मिशन स्टेटमेंट होगा, पहले तो उसको आइडेंटिफाई करो। एंड आपकी जो टीम है, जो टीम इस मिशन स्टेटमेंट को फॉलो करेगी, उसको फिर वो सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स जो वो जिस पे काम कर रही है वो अपने कस्टमर्स को उसी के बेसिस पे प्रोवाइड करेगी। सो अगर टीम का मिशन स्टेटमेंट स्ट्रांग है तो टीम भी स्ट्रांगली अपने काम को करके बताएगी। तो मिशन स्टेटमेंट होगा कैसे, क्या उसमें करेंगे, ये आगे हम समझेंगे। जैसे कि टीम मिशन स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। रीज़न फॉर योर टीम, आपकी टीम क्यों है, किस पर्पस के लिए है, टीम का क्या काम है। देन ये टीम की यूनिक क्या वो वैल्यू ऐड करती है ऑर्गेनाइजेशन में, टीम मिशन स्टेटमेंट में ये भी पता चलना चाहिए। फिर
टीम मिशन स्टेटमेंट ये भी रिफ्लेक्ट करेगा कि बिजनेस एक्टिविटी क्या है उस टीम की, क्या कैसे ऑर्गेनाइजेशन में क्या रोल प्ले करती है। सो ऑर्गेनाइजेशन में क्या वैल्यू ऐड की, क्या रोल प्ले करती है, किस रीजन की वजह से वो टीम बनाई गई है, एंड देन फोकस क्या होगा टीम का, उसके ऊपर भी बात करेगी जो मिशन स्टेटमेंट होगा, एंड देन टीम का पर्पस क्या होगा उसके ऊपर भी बात करेगा। अब ये स्टेप वाइज प्रोसेस है। जब हम टीम मिशन स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ता है। नंबर 1, डेवलप द टीम मिशन स्टेटमेंट बाय आइडेंटिफाइंग स्टेक होल्डर्स, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड वैल्यू एडेड। ये 3 चीजें हमें पहले आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। पहली चीज, स्टेक होल्डर कौन है, उस टीम से किन लोगों का कनेक्शन है, वो लोग जो डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं टीम के किसी भी सक्सेस या फेलियर से। वो लोग कौन कौन हो गए, एम्प्लॉयज पे असर पड़ता है, इंटरनल कस्टमर्स, एक्सटर्नल कस्टमर्स, देन ऑर्गेनाइजेशन के खुद के कस्टमर्स जो हैं, इन सब पे असर पड़ता है अगर टीम फेल होती है या सक्सेस होती है। फिर दूसरी चीज जिस पे टीम मिशन का स्टेटमेंट डिपेंड करता है वो है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। जो भी आइटम्स वो टीम प्रोड्यूस कर रही है अपने कस्टमर के लिए, वो क्या है। प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में कुछ भी आ सकता, मतलब क्या काम कर रही है टीम, कंसल्टिंग का काम करती है, ट्रेनिंग का काम करती है, प्रोडक्ट सर्विसेज का काम करती है इंडिविजुअल यूज के लिए या फिर बिजनेस यूज के लिए, कहाँ पे किस रोल में लगी हुई है टीम, उससे भी हम मिशन स्टेटमेंट डिफाइन कर सकते हैं। एंड देन वैल्यू एडेड, क्या एडवांटेज मिल रही है इस टीम की वजह से ऑर्गेनाइजेशन को, और कस्टमर को क्या फायदे हो रहे हैं, कस्टमर को किस तरह से सर्व कर रही है, कस्टमर क्यों आपके पास आएगा, आपकी टीम में क्या स्पेशल है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और की एडवांटेज क्या है जो कंपनी को मिल रही है इस टीम के होने से। सो ये सब वैल्यू एडेड में आ जाएगा। तो ये 3 चीज़ें हमें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, स्टेक होल्डर, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड वैल्यू जो ऐड कर रही है ये टीम, उससे हम मिशन स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर हम फर्स्ट ड्राफ्ट बनाते हैं जिसमें हम नेम टीम का रखते हैं जो अपने स्टेक होल्डर्स की नीड को मीट करेगा, इस तरह का नेम होना चाहिए। फिर हम टीम मिशन स्टेटमेंट को रिफाइन करते हैं, यानी कि बहुत सारे वर्ड का स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, बहुत डिटेल में नहीं होना चाहिए। सो टीम मेंबर्स जो है ऐसा होना चाहिए कि जो याद रखे कि भाई नाम क्या था, ऐसा नहीं कि सोचना पड़ रहा है कि अरे नाम क्या रखा था, है ना। तो वो इस तरह का नाम होना चाहिए। देन मिशन स्टेटमेंट का कोई सेंस बनना चाहिए स्टेक होल्डर्स के लिए। देन ट्रू मिशन जो है, और जो क्या ट्रू मिशन है, क्या वो टीम को इंस्पायर करता है स्टेटमेंट करके दिखा दो, लाइक दैट, उस टाइप का। सो इस तरह का कुछ स्टेटमेंट होना चाहिए जो टीम को मोटिवेट कर रहा है, जो हम उनका फोकस और एफर्ट को डिफाइन कर पा रहा है, इस तरह के। एंड देन मिशन स्टेटमेंट यूनिक भी होना चाहिए, नहीं कि आपने कहीं से कॉपी करके डाल दिया, इस तरह का नहीं होना चाहिए। फिर मेक इट विजिबल, वो इस तरह का होना चाहिए कि वो सबकी नज़रों में आए, तो उसमें सारे मेंबर्स और कस्टमर्स के हम रिव्यूज़ ले सकते हैं मिशन स्टेटमेंट के बारे में, उसको सब जगह पोस्ट कर सकते हैं एंड लोग उसके बारे में क्या बोल रहे हैं, लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं या वाकई सीरियसली ले रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं। देन लिव इट, जो मिशन स्टेटमेंट है वो इस तरह से यूज़ करना है कि वो पूरी टीम को गाइड करता हो कि कैसे जाना है आगे, कैसे गोल को अचीव करना है, उनकी एक्टिविटीज़ को और एनहांस करता हो, और ऑर्गेनाइजेशन सही डायरेक्शन में जा रहा है उसको भी नोटिस में आए उस स्टेटमेंट से कि हाँ ऑर्गेनाइजेशन वाकई यही कर रहा है जो इन्होंने मिशन स्टेटमेंट में मेंशन किया है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको सारे टीम डायलॉग्स को इन्वॉल्व करना चाहिए, मतलब टीम को अलाउ करना चाहिए कि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे इसके बारे में, टीम इन्वॉल्व हो। सो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं जब हम उनको इन्वॉल्व करते हैं डिसीजन मेकिंग में, टीम बिल्डिंग अप्रोच को फॉलो करता है ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉय को एम्पावर करता है, तो ऑफ कोर्स जो एम्प्लॉय होते हैं वो लॉयल्टी भी शो करते हैं एंड उनको सिटीजनशिप भी शो करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप भी दिखाई देती है। तो एम्प्लॉय एम्पावरमेंट के बारे में इन्होंने फर्दर बोला है कि एम्प्लॉय एम्पावरमेंट का मतलब होता है कि एम्प्लॉय को डिसीजन लेने में अपने जॉब में अलाउ करना, उनको ये हक देना कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सकता है, जो उसको टास्क मिला है उसमें वो डिसीजंस ले सकता है, उसको ज़्यादा इंटरफेरेंस ना हो कहीं से। तो जब एम्प्लॉय को हम ये चीज़ एम्पावर कर देते हैं तो वो एम्प्लॉय को ऐसा लगता है कि वो काम उसका है, तो वो अपनाता है, एक्सेप्ट करता है उसको होल हार्टेडली और रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है उसके रिजल्ट की, तो जिम्मेदारी से काम करता है।
एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट में होता है कि एम्प्लॉय को हर एक डिसीजंस में उनके आइडियाज़ लेना, उनसे पूछना कि भाई हम ऐसा कर रहे हैं, या उनको बताना। जब उनसे डिस्कस करते हैं तो उनके भी पॉइंट ऑफ व्यूज़ हमें पता चलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को पता चलते हैं। और जब एम्प्लॉय इन्वॉल्व हो जाता है एक एनवायरनमेंट में, तो उसका इम्पैक्ट कोई भी काम हो रहा है उस पर पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि जब उसके भी मैटर करते हैं डिसीजंस, या उसके पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी मैटर करते हैं, एक्शंस भी उसी से डिस्कस करके लिए जा रहे हैं, तो वो अगेन ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप इसमें देखने के लिए मिलती है। सो ये एक ऐसा एनवायरनमेंट बन जाता है जहाँ पे उनके डिसीजंस और एक्शंस पे इस चीज़ का असर पड़ता है। वो खुद भी अपने जॉब को उसी हिसाब से करते हैं। तो एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट में जो लोग हैं उनका कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हो जाता है टेक्निकली ऑर्गेनाइजेशन में, और ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में भी उनका एक पार्ट होता है। नेक्स्ट इज टीम बिल्डिंग एंड सक्सेसफुल टीम्स। टीम बिल्डिंग के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया कि टीम कैसे बिल्ड की जाती है, टीम क्या होती है। अब टीम मैनेजमेंट के बारे में भी हम कुछ पढ़ेंगे थोड़ा सा। सो टीम मैनेजमेंट का मतलब होता है वो टेक्निक्स, प्रोसेसेस और टूल्स जो ऑर्गेनाइजेशन यूज करता है सारे इंडिविजुअल जो ग्रुप में हैं उनको एक साथ ऑर्गेनाइज करने में, कोऑर्डिनेट करने में, सो दैट एक कॉमन गोल को हम अचीव कर सके। तो टीम मैनेजमेंट का काम यही होता है कि कोई सारी टेक्निक्स यूज कर लेना, सारे टूल्स यूज कर लेना, जो भी तरह के प्रोसेसेस है वो यूज करना, सो दैट हम गोल तक पहुंच सके। और उसमें क्या ज़रूरत है, हमें टीम जो मेंबर्स हैं उनको एक साथ लाने की ज़रूरत है, उन्हें कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन का इफेक्टिवनेस हमें मैक्सिमाइज करना है तो 6 मेन प्रिंसिपल्स पे वर्क करना पड़ेगा। पहला, अकाउंटेबिलिटी, कौन जिम्मेदारी लेता है फेलियर या सक्सेस की। देन प्रॉपर कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मैनेजमेंट है और जो एम्प्लॉयज़ उनके बीच में और टीम मेंबर्स के बीच में किस तरह का कम्युनिकेशन है, क्या उनमें इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी को एनकरेज किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। देन रेगुलर परफॉर्मेंस डिस्कशंस हो रहे हैं, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मेजरमेंट किस तरह से हो रही है, किस तरह से डिस्कशंस को शेड्यूल किया जा रहा है, उनको बेटर परफॉर्मेंस के लिए क्या गाइडेंस दी जा रही है। देन इंफॉर्मेशन किस तरह से शेयर की जा रही है, कुछ भी हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन किस गोल तक पहुंचा है उसको किस तरह से कन्वे किया जा रहा है, कितना उनको इंफॉर्मेशन के लिए एक्सेस है, वो ये बहुत ज़रूरी है। देन मैनेजर का रोल किस तरह का है, क्या मैनेजर एज अ डोमिनेंट है, ऑटोक्रेटिक है, किस तरह का है। सो टीम एनवायरनमेंट को फिर से डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है, किस तरह का एनवायरनमेंट है, मैनेजर का रोल उसमें क्या है, अगर सही नहीं है तो उसको ठीक करना पड़ेगा। म्यूचुअल रेस्पेक्ट मिल रहा है वहाँ पे टीम मेंबर्स को आपस में और मैनेजर की तरफ से या नहीं, ट्रस्ट है टीम मेंबर्स में, मैच्योरिटी है कि नहीं है टीम वर्क में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो टीम को अगर हम देखें तो टीम क्या कर रही है, हमें एक प्रोडक्ट दे रही है, आउटपुट दे रही है, गोल दे रही है, राइट, गोल को अचीव करके दे रही है। टीम का ये काम है, तो ये कलेक्टिव वे में हो रहा है। तो प्रोडक्शन जब भी होता है वो फॉर्मल वर्क ग्रुप की तरह से होता है। तो टीम लीडरशिप रोल्स को शेयर करती है। कैसे शेयर कर रही है लीडर के साथ अपने रोल को, इंडिविजुअल म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी करके, मतलब हर एक इंडिविजुअल की खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और म्यूचुअली भी पूरे टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी रिजल्ट तक पहुंचने के लिए। टीम का शेयर्ड रोल होता है लीडरशिप के साथ। इसमें इंडिविजुअल एंड म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी आती है, यानी कि हर एक चीज़ की जिम्मेदारी लेना, इंडिविजुअली भी और म्यूचुअली भी लेना। देन कलेक्टिव वर्क प्रोडक्ट्स, यानी कि उनका पर्पस होता है कि एक इकट्ठे मिलके प्रोडक्शन करना। देन एनकरेज करते हैं ये एक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग मीटिंग्स को, प्रोडक्ट सेंटर डायरेक्ट इवैल्यूएशन को एंड ओपन एंडेड मीटिंग्स को। तो सब खुल के बातचीत कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, आपस में मीट करके इवैल्यूएट कर सकते हैं कहाँ पहुँचे। सैंडस्टॉर्म के अकॉर्डिंगली उन्होंने कुछ पर्पस बताया, 4 कैटेगरी में बताया कि टीम किन किन पर्पसेस की वजह से बनाई जाती है। एडवाइस के लिए बनती है टीम, प्रोडक्शन, प्रोजेक्ट और एक्शन के लिए बनती है। जो 2 टाइप की टीम्स है जिनके बारे में हम अब तक पढ़ चुके हैं वो है क्वालिटी सर्कल्स, ऑटोनॉमस और सेल्फ मैनेज टीम्स के बारे में। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं और इसी के बारे में हम ज़्यादा फोकस करेंगे। तो टीम इफेक्टिवनेस डिपेंड करती है इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स पे। इंडिविजुअल फैक्टर मतलब कि
इंडिविजुअल जो एम्प्लॉय है उसकी क्या हैबिट्स है, क्या बिलीव्स है, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी कितनी लेता है वो, और इन्वॉल्वमेंट उसका कितना है। ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर में आता है जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है, सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट, टर्म्स एंड कंडीशंस, रूल्स रेगुलेशंस, वर्क प्लेस में क्या लिमिटेशंस है, उस पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेप्स फॉर इफेक्टिव ट्रेनिंग अप्रोच फॉर टीम। टीम को अगर ट्रेनिंग हमें देनी है तो क्या अप्रोच लगानी चाहिए सो दैट वो जो ट्रेनिंग दी है उसका हमें आउटपुट पॉजिटिव मिले। तो इसमें 10 स्टेप्स दिए हैं, कौन कौन से चीज़ें हैं जो हमें करना चाहिए जब भी हम टीम को ट्रेनिंग देते हैं। फर्स्ट इज स्टैब्लिश क्रेडिबिलिटी, मतलब ऐसे जो भी उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं वो ऐसे इंस्टीट्यूशन दे जिनका कुछ क्रेडिबिलिटी है, जिनका नाम है, जिनका हमें ऑलरेडी पता है कि रिजल्ट कैसा आएगा। जब हमने क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश, और ये भी कि जो ट्रेनिंग दे रहे हैं उस ट्रेनिंग की कितनी क्रेडिबिलिटी है, मतलब उस ट्रेनिंग से हमें क्या वाकई कुछ अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो। देन सेकेंड, वेंटिलेशन ऑफ इमोशनैलिटी, हमें ये भी पता होना चाहिए कि क्या जो जितने भी टीम के मेंबर्स हैं वो इमोशनली इन्फ्लुएंस तो नहीं है, सो उसके बारे में भी डिस्कस करना जरूरी है ओपनली। देन थर्ड इज ओरिएंटेशन अबाउट टीम बिल्डिंग, टीम बिल्डिंग क्या होती है, उसके क्या क्या एस्पेक्ट होते हैं वो सब इसमें बताना, उनको पूरा समझाना। देन फोर्थ इज प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, फिर हमें ये पता लगाना होगा कि टीम में प्रॉब्लम्स क्या क्या है और जो गोल तक पहुंचना है उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, उनको आइडेंटिफाई करना। देन स्टेपिंग अप ग्रुप गोल्स, ग्रुप के क्या क्या गोल्स होंगे उसको सेट करना। जब उसको सेट कर लिया, देन नेक्स्ट सिक्स्थ इज फैसिलिटीज द ग्रुप प्रोसेस। इसमें फैसिलिटेट आना था, यहाँ फैसिलिटीज लिख दिया। ग्रुप प्रोसेस को फैसिलिटेट करना मतलब किस तरह से ग्रुप आगे बढ़ेगा, क्या क्या स्टेप्स परफॉर्म करेगा गोल तक पहुंचने के लिए, उसको अच्छे से हेल्प करना आइडेंटिफाई करने में। देन सेवेंथ इज स्टैब्लिश इंट्रा ग्रुप प्रोसीजर्स, ग्रुप के मेंबर्स हैं उनके बीच में किस तरह के एक्टिविटी चलती है, क्या उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है, इंटरपर्सनल इंटरेक्शन किस तरह का है, उस सब के ऊपर काम करना। तो एक पूरा प्रोसीजर सेट करना कि कम्युनिकेशन किस स्टाइल में होगा, कौन लीड करेगा कि नहीं करेगा, वो सारी चीज़ें। एंड देन एस्टैब्लिश इंटर ग्रुप प्रोसीजर्स, यानी ऑर्गेनाइजेशन में जितने ग्रुप्स हैं उनके आपस में किस तरह का इंटरेक्शन है, कैसा रिलेशनशिप है, उसको आइडेंटिफाई करना, उस पर वर्क करना और उसको सही तरीके से एस्टैब्लिश करना। एंड देन नाइन्थ स्टेटमेंट इज चेंज द एक्टिव रोल ऑफ द ट्रेनर। पहले जब ट्रेनर एक्टिवली उनको इन्फ्लुएंस कर रहा था, हर एक्शन को बता रहा था, अब उसका एक्शन पैसिव हो जाएगा, मतलब अब वो सिर्फ बाहर से बोलेगा, वो उनको इंटरफेयर नहीं करेगा उनकी एक्टिविटी में। अगर उसको कुछ लगेगा तो वो बाहर से बता सकता है, लेकिन ये नहीं बताएगा कि कैसे करना है, वो टीम को खुद देखना पड़ेगा। सो उससे पहले तक क्या कर रहा था ट्रेनर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा था, उनको हर एक स्टेप में बिल्कुल मम्मियों की तरह गाइड कर रहा था। 10th इज पुट एन एंड ऑन ट्रेनर्स इन्वॉल्वमेंट। अब धीरे धीरे 10th स्टेप में क्या हो जाएगा कि अब ट्रेनर को बिल्कुल ही हटा दिया जाएगा, पहले एक्टिव हुआ फिर पैसिव हुआ, अब उसको रिमूव कर दिया जाएगा और टीम जो होगी वो सेल्फ मैनेजिंग टीम बन जाएगी। नेक्स्ट इज 6 स्टेप्स हम पढ़ेंगे कैसे टीम बिल्डिंग की जाती है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना चाहते हैं तो टीम बिल्डिंग के लिए ये 6 स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। टीम स्किल्स वर्कशॉप, टीम को अनफ्रीज करना पड़ेगा, यानी कि टीम जो चेंज होने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी उसको तैयार करना पड़ेगा, उसका थोड़ा माइंडसेट चेंज करने की कोशिश करनी पड़ेगी और उसके लिए उनकी वर्कशॉप्स करनी पड़ेंगी, उनकी स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी। जब स्किल्स डेवलप होंगी तो वो जो अनफ्रीज स्टेट में आ जाएगा, मतलब अब टीम उस स्टेट में आ जाएगी जहां पे वो रेडी होगी चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि उनमें स्किल्स डेवलप हो गई। अब उनको कॉन्फिडेंस आएगा कि ठीक है चेंज आएगा ऑर्गेनाइजेशन में, हम तो हैंडल कर लेंगे क्योंकि हमने सीख लिया। सेकेंड इज डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन हम क्यों करेंगे? डाटा कलेक्शन करेंगे हम पता लगाने के लिए कि क्या क्लाइमेट है, वर्क क्लाइमेट कैसा चल रहा है, कैसे एम्प्लॉयज किस तरह से सोच रहे हैं इस चेंज के ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के बारे में। तो वो क्वेश्चनर सर्वे से होगा, हम क्वेश्चनर देंगे, उनसे पूछताछ करेंगे सारे एम्प्लॉयज से, उस डाटा को कलेक्ट करेंगे एंड देन वर्क क्लाइमेट पता चलेगा, सुपरवाइजरी का बिहेवियर के बारे में पता चलेगा, जॉब के कॉन्टेंट के बारे में पता चलेगा, बहुत सारी चीज़ें हमें इससे
आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट इज डाटा कन्फ्रंट्रेशन, यानी कि हम जो भी हमारे पास डाटा आएगा उसको हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम एरियाज में, क्या क्या प्रॉब्लम्स, डाटा से हमें ऑफकोर्स बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी, प्रॉब्लम कहाँ पे है, प्रॉब्लम एरियाज कौन कौन से हैं, क्या इश्यूज हैं उसके बारे में, तो हम वो डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम एरियाज को, और फिर उसके पॉसिबल जो सोल्यूशंस होंगे वो भी सजेस्ट करेंगे उस प्रॉब्लम को लेकर। फोर्थ इज एक्शन प्लानिंग। अब हम प्लान चेंज करने के बारे में सोचेंगे। जो अभी तक प्लान को फॉलो कर रहे थे, अब क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं, तो हम प्लान चेंज के बारे में सोचेंगे कि कैसे प्लान चेंज किया जा सकता है, उसको डेवलप करेंगे। फिफ्थ इज टीम बिल्डिंग। अब हमें टीम बिल्डिंग के टाइम पे ये देखना पड़ेगा टीम को बनाने में क्या क्या बैरियर्स आ रहे हैं, फिर प्लान को डेवलप करेंगे, फिर जो भी चेंज हमें करना है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इस तरह से टीम बिल्डिंग होगी। टीम पूरी बनने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, किन किन लोगों की ज़रूरत है, कौन से टास्क को अकम्प्लिश करने की ज़रूरत है, वो सारा चीज़ इसमें आएगा। देन सिक्स्थ इज इंटर ग्रुप बिल्डिंग्स। अब हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो जितने ग्रुप्स हैं ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के टाइम पे, जितने ग्रुप्स का इन्वॉल्वमेंट है, वो लोग आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, उनका इंटरेक्शन अच्छा है, बुरा है, कैसा है, उनको कोलैबोरेट करना सिखाना पड़ेगा, सो दैट वो गोल्स को शेयर कर सके और प्रॉब्लम्स को भी शेयर कर सके, और एक अच्छे पॉजिटिव नोट पे बात करे, काम करे। ना ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं ना, तो इसमें बहुत सारी चीज़ आती है जिस पे हमें वर्क करना पड़ता है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस के लिए वर्क करना पड़ता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिर अडेप्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है चेंज को लेकर एम्प्लॉयज़ की, वो उस पर काम करते हैं। देन अपॉर्चुनिटीज़ हम प्रोवाइड करते हैं सारे एम्प्लॉयज़ को, और जिस तरह से हमें ऑर्गेनाइजेशन में डेवलपमेंट का सोच रहे हैं, उसमें हमें अब एम्प्लॉयज़ को एज अ मशीन नहीं देखना, हमें उनको एज अ ह्यूमन ट्रीट करना है। देन उनमें अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है, पार्टिसिपेशन बढ़ाने की ज़रूरत है, उनको इन्फ्लुएंस करने की ज़रूरत है कि वो मोटिवेटेड रहें और अपना मैक्सिमम, अपना अप टू द मार्क दे जितना वो दे सकते हैं। देन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव है ना, उनको इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है। मतलब जब ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल भी कुछ ना कुछ अचीव करके जा रहा है वहाँ से। देन उनमें वैल्यूज़ इनकलकेट करनी पड़ेगी एम्प्लॉयज़ में, कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो ज़्यादा ऑनेस्ट रहे, लॉयल रहे, तो वो वैल्यूज़ नहीं है तो वो डेवलप करनी पड़ेंगी। उनमें देखना पड़ेगा कि क्या लर्निंग कैपेबिलिटीज़ है, उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। और जो टीम मैनेजमेंट है उसके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा कि टीम मैनेजमेंट को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। तो यहाँ पे 6 पॉइंट्स दिए हुए हैं कि टीम मैनेजमेंट में हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि जो चेंज एजेंट्स हैं उनको कहाँ फोकस करना पड़ेगा, उन्हें सिस्टमेटिक चेंज पे फोकस करना पड़ेगा वर्क सेटिंग में, यानी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ऐसा नहीं कि एकदम से पूरा बड़ा सा चेंज कर दिया ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा नहीं। चेंज एजेंट ये सोचेगा फर्स्ट स्टेप कौन सा लेना है, स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, एंड देन धीरे 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 कैसे कैसे आगे बढ़ना है। एंड देन उसमें इंडिविजुअल बिहेवियर भी शामिल है कि एम्प्लॉयज़ का बिहेवियरल चेंज भी देखना पड़ेगा, कैसे करेंगे वो। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन। जब भी टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस लाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। अगर लोगों का नेगेटिव बिहेवियर हम चेंज भी कर लेते हैं चेंज को लेकर, यानी कि चेंज को देखकर वो सपोज थोड़ा सा रिलक्टेंट है कि नहीं हम चेंज नहीं होने देना चाहते, उनका नेगेटिव बिहेवियर जो है उसको अगर हमने चेंज कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो नेगेटिव आउटकम आ रहा है वो भी पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। बहुत सारे फैक्टर्स है जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में नेगेटिव आउटकम आ रहा है। सो एक ये पॉइंट पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन करते टाइम हमें बहुत सारे फैक्टर्स देखने हैं, सिर्फ यही नहीं कि टेक्नोलॉजी हमने चेंज कर दी और हमने सोचा कि एकदम से सब कुछ मैजिकली चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। देन नेक्स्ट इज वेल डेवलप्ड थ्योरीज जो होंगी उनको हमें यूज़ करना पड़ेगा, सो दैट हम इंटरवेंशंस एक वाइजली चूज कर सके कि किस तरह के इंटरवेंशंस हमें लगाने हैं। सो वेल डेवलप्ड थ्योरीज को यूटिलाइज करके हम ये काम कर सकते हैं। देन चेंज एजेंट्स जो है उनके पर्सनल प्रेफरेंसेस या वैल्यूज़ या स्टाइल के ऊपर नहीं जाना है। ज़रूरी नहीं है कि वो जो चेंज एजेंट अपने हिसाब से बोलेगा वही सही है, हमें थोड़ा थ्योरीज को एनालाइज करके देखना पड़ेगा क्या सही है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज टेक्निक्स ऑफ ट्रेनिंग टीम। जब भी हम टीम को ट्रेन करने की बात करते हैं तो बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं हमारे पास, लेकिन कुछ ब्रॉड जो कैटेगरीज हैं जिसके अंडर हम ट्रेनिंग दे सकते हैं वो टेक्निक्स हैं ग्रिड ट्रेनिंग, सर्वे फीडबैक, टीम बिल्डिंग। ये 3 कैटेगरीज है जो ज़्यादा मेजरली पॉपुलर है और इनको ज़्यादा यूज़ किया जाता है।
तो ब्लेक एंड मॉर्टन ने लीडरशिप ग्रिड के बारे में बात किया था। अगर आपको याद है, हमने 9/9 1/1 इस तरह का पढ़ा था, जिसमें मैक्सिमम जो कंसर्न था इस ग्रिड में वो पीपल एंड प्रोडक्शन के ऊपर था। 9/9 का मतलब मैक्सिमम पीपल कंसर्न एंड मैक्सिमम प्रोडक्शन कंसर्न। 1/1 मतलब मिनिमम पीपल कंसर्न, मिनिमम प्रोडक्शन कंसर्न। 5/5 मतलब दोनों का मीडियम, इस तरह से। तो वो जो ये ग्रिड ट्रेनिंग है जिसमें हम इस ग्रिड के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें क्योंकि हमने पीपल और प्रोडक्शन दोनों को ही फोकस किया है, तो 6 स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं ग्रिड ट्रेनिंग में। वो कौन कौन से हैं? जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं तो ग्रिड ट्रेनिंग में 6 स्टेप्स ये हैं। पहला है लेबोरेटरी सेमिनार ट्रेनिंग, तो ये एक एक्चुअल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है। देन टीम डेवलपमेंट का एस्पेक्ट इसमें टच किया जाता है इस ट्रेनिंग में। इंटर ग्रुप डेवलपमेंट के बारे में बात की जाती है। ऑर्गेनाइजेशनल गोल सेटिंग के बारे में बात की जाती है। गोल अटेनमेंट के ऊपर काम किया जाता है एंड स्टेबलाइजेशन के ऊपर काम किया जाता है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें हम जनरली इन पे भी फोकस करते हैं। जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने के लिए कोई प्रोग्राम रन करते हैं तो उसमें एक तो एम्पैथी के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है, फिर कम्युनिकेशन के ऊपर जोर दिया जाता है, एंड देन जॉइंट पार्टिसिपेशन के ऊपर जोर दिया जाता है। क्योंकि अगर एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेट नहीं करेंगे मैनेजमेंट के साथ चेंज में, तो फिर वो इफेक्टिवली हम चेंज नहीं ला सकते ऑर्गेनाइजेशन में। दैट इज वाई एम्पैथी, कम्युनिकेशन एंड पार्टिसिपेशन, ये 3 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट प्रोग्राम में। नाउ 5 की एरियाज जहाँ टीम के जहाँ पे ओपन मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन किया जा सकता है। ओपन मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन मतलब कभी भी किसी भी वक्त हम इन 5 एरियाज को चेक कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं कि क्या चल रहा है इसमें। जैसे कि टीम मिशन को हम बार बार चेक कर सकते हैं कि टीम मिशन जो था वो अभी भी है इन द मिडल ऑफ द प्रोग्राम या कुछ और ही चलने लगा है। देन गोल अचीवमेंट, गोल कहाँ तक अचीव किया वो हम किसी भी स्टेज में चेक कर सकते हैं। देन एम्पावरमेंट, आपने कितना जो टीम मेंबर्स हैं उनको एम्पावर किया है, कितना उनको राइट्स दिए हैं। देन ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, ये है कि नहीं है, इसको भी हम कभी भी चेक कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। देन पॉजिटिव रोल्स एंड नॉर्म्स जो हैं वो है कि नहीं है या चेंज हो गए हैं बीच में, तो उसको भी हम कभी भी मॉनिटर कर सकते हैं। नाउ टीम मैनेजमेंट की बात करेंगे। टीम जो एलिमेंट्स है जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट अप्रोच में यूज किए जाते हैं सो दैट हम चेंज को अच्छे से मैनेज कर सकें, वो टीम मैनेजमेंट के अंदर आता है। तो वो कौन कौन से चीज़ें हैं जिसको हम करते हैं? पहला, ये प्लान्ड चेंज होना चाहिए। जब भी आप कोई चेंज लाना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो वो इमीडिएट एकदम से सडन शॉक फॉर्म में नहीं आना चाहिए, इसको पहले से पूरा अच्छे से प्लान करना चाहिए। शॉक वो एम्प्लॉयज़ के लिए तो होगा अगर अनप्लान्ड हुआ, साथ में वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी शॉक होगा अगर उसका आउटपुट ठीक नहीं आया। तो ये रिस्क क्यों लेना, इससे अच्छा तो बेटर प्लान करके चलो। तो इसीलिए प्लान्ड होना चाहिए, प्लान चेंज होना चाहिए। सेकंड, सिस्टम पर्सपेक्टिव भी लेना पड़ेगा। पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसमें जितने भी एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं उनके पर्सपेक्टिव्स क्या क्या हैं उसके बारे में भी हमें डिस्कस करना पड़ेगा। देन शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हमें सेट करने पड़ेंगे कि किस टाइम पीरियड के बाद हम चेक करेंगे कि हम कहाँ पहुँचे और ऑर्गेनाइजेशन के मेजर गोल से कितनी दूर है। सो अगर छोटे छोटे हम टास्क लेके चलेंगे और उनको अचीव करते जाएंगे तो कब लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। सो इस वजह से शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को हमें चेक करना ज़रूरी है। ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस जो है उस पे ज़्यादा फोकस करना है, मतलब आपने क्या क्या स्टेप्स यूज़ किए हैं, किस तरह से आप पूरा प्रोसेस रन कर रहे हो, रादर क्या कंटेंट है, किस बेसिस पे मतलब कंटेंट होता है कि ओवरऑल क्या सिनेरियो चल रहा है, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे उसको डिज़ाइन करना बहुत ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन की। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी टीम को प्रॉब्लम आ रही है या किसी डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम आ रही है तो किस तरह से आपने उसको सॉल्व करने का सोचा है, क्या प्लानिंग है आपकी, उसको डिज़ाइन करना भी ज़रूरी है चेंज के लिए। देन हम ह्यूमंस एंड सोशल रिलेशनशिप पे ज़्यादा फोकस करें रादर किसी और चीज़ पे। तो जब हम एम्प्लॉयज़ और उनके रिलेशनशिप्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो वो ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बढ़ जाती है, इम्प्रूव हो जाती है और एम्प्लॉयज़ ज़्यादा फोकस्ड वे में काम करने लग जाते हैं। नाउ सर्टेन क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस हमें लेने पड़ेंगे जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट की बात सोचते हैं और टीम बिल्डिंग की बात सोचते हैं। तो कभी कभी टीम मेंबर्स जो है ना वो इफेक्टिवनेस
से पीछे हट जाते हैं, मतलब कि अब इतने इफेक्टिव नहीं रहते जितने वो पहले फंक्शनल थे टीम के अंदर। वो अपना पूरा इंटरेस्ट लूज कर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? उसके पीछे बहुत सारे रीजन है। रीजन क्या क्या है? जैसे कि अगर टीम एक साथ मिलकर काम नहीं कर रही, एक दूसरे से का सुन नहीं रही, कम्युनिकेट ठीक से नहीं कर रही है, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं किया जा रहा, और जो यूनिक कंट्रीब्यूशन है उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा, ऑनेस्ट फीडबैक नहीं दिया जा रहा है, वहाँ पॉलिटिक्स आ गई है टीम के अंदर, एंड देन जो इफेक्टिव टीम के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनमें से कुछ भी ये शो नहीं कर रहे हैं, तो ये बहुत पॉसिबिलिटी है कि जो टीम मेंबर्स हैं वो इंटरेस्ट लेना बंद कर देंगे, इतना इफेक्टिवली वर्क नहीं करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में। अब कुछ यहाँ पे प्रैक्टिकल गाइडलाइंस दी हुई हैं सो दैट हम एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखें, जो ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आ रहा होता है उसके लिए। हमें ऐसी बहुत बड़ी बड़ी बातें या बहुत बड़े बड़े सपने लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक होने की ज़रूरत है। और ये वो गाइडलाइंस है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिस पे हमें फोकस करना होगा जब भी हम किसी चेंज को होते हुए देखते हैं। पहली चीज, कभी भी किसी भी एम्प्लॉय को कुछ बड़ा प्रॉमिस ना करो जो आप उसको सर्व नहीं कर पाओगे। कोई भी जब चेंज ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है तो आप एम्प्लॉय को मोटिवेट तो करते हो, लेकिन उनको ऐसे प्रोमिस मत करो कि तुम चेंज आ जाएगा तो हम तुम्हें ये दे देंगे, ऐसा रिवार्ड दे देंगे, और जबकि ऐसा कुछ होगा नहीं। ऐसा नहीं करना। सेकेंड, किसी को भी ब्लेम मत करो इवन इफ दैट पर्सन इज नेगेटिव। उस पर्सन का अगर नेगेटिव एटीट्यूड भी था चेंज को लेकर, तो भी अगर कुछ नहीं बन पाता है तो उसको ब्लेम मत करो कि तुमने नेगेटिव बोला था, तुमने कोऑपरेट नहीं किया इसलिए नहीं हुआ। ऐसा नहीं करना है। देन डू नॉट फोकस ओनली ऑन द न्यू एंड फॉरगेट द ओल्ड। ऐसा भी नहीं करना है कि पुराने सारे ट्रेंड्स आप भूल जाओ और नए पे ही फोकस कर रहे हो। कभी कभी पुरानी चीज़ें बीच में यूज़ हो ही जाती हैं। आप जब चेंज को लेते हो तो कभी कभी कहीं कहीं पुरानी चीज़ें ही यूज़ करनी पड़ जाती हैं। सो इसीलिए पुराने को भूलना नहीं है, नए को भी रन करना है, पुराने को भी रखना है। देन को सिंबॉलिक पार्टिसिपेशन को अवॉइड करना है चेंज एफर्ट में। लाइक किसी ने कुछ अलग से हट के काम किया तो आप उसको बस अप्रिशिएट ही करे जा रहे हो, बाकी लोग एफर्ट कर रहे हैं तो उसको बिल्कुल ही निग्लेक्ट कर दिया। वो नहीं करना है, सबको अप्रिशिएट करना है जो भी इस चेंज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देन ओल्ड कल्चर को डिस्ट्रॉय नहीं करना जब तक कि आपका नया कल्चर बहुत अच्छे से बन नहीं जाता ऑर्गेनाइजेशन में। एंड लास्ट इज, जो HRM प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाते हैं उनको तब तक लॉन्च मत करो मेजर चेंज के लिए जब तक कि आपके पास प्रॉपर रिसोर्सेज और टाइम अवेलेबल ना हो जाए। जब आपके पास प्रॉपर टाइम एंड रिसोर्सेज है उस प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए, तभी आप HRM का कोई बड़ा प्रोग्राम लॉन्च करो मेजर चेंज के फेवर में। अदरवाइज उस कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा कुछ एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। मतलब फूक फूक के कदम रखने की बात की जा रही है इसमें। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, स्ट्रक्चर एंड टीम मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को हम ऑर्गेनाइजेशनल पर्सनालिटी भी कहते हैं। सो ये ऑर्गेनाइजेशन के सारे फीचर्स को कंबाइन करके बनती है, जैसे कि वहाँ के लोग, वहाँ के ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, किस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, कौन सी यूनियंस यहाँ इनसे एसोसिएटेड है, पॉलिसीज़ को क्या फॉलो करते हैं, इनके सक्सेसेस, फेलियर्स, वैल्यूज़, बिलीव्स, हैबिट्स, वो सब कुछ शामिल है। ये सब मिला के ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बनता है। सो जो ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल्स होते हैं ना, उनको हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को पॉजिटिवली एडजस्ट करना पड़ता है। कैसा भी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है, अब HR प्रोफेशनल का ही काम होता है कि वो कैसे पॉजिटिवली उसमें एडजस्ट करे। तो उसके लिए बहुत सारे टास्क होते हैं, स्पेसिफिकली जो मैनेजर्स होते हैं उनके हाथ में ये टास्क होते हैं जो उन्हें सर्टेन स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं ऐसा करने के लिए। वो क्या क्या है? पहले तो वर्क को आइडेंटिफाई करना है कि क्या काम है। फिर काम को जब आइडेंटिफाई कर लिया मैनेजर ने, तो वो क्या करेगा, एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करेगा जो बेस्ट नॉलेज और स्किल के हैं, जो उस वर्क को अच्छे से कर पाएंगे। सेकंड, अब वो रिलेशनशिप पे वर्क करेगा कि लोग जो हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, और उनका जो उनको काम दिया गया है उसके बीच में कैसा रिलेशनशिप है, वो कितना डेडिकेटेडली वो काम कर रहे हैं। डेडिकेटेडली तभी इंसान करेगा जब उसको इसमें इंटरेस्ट है या उसमें उसकी स्किल्स या नॉलेज है उस पर्टिकुलर वर्क में, तो वो इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। देन इवेलुएट करना पड़ेगा कि वर्क किस तरह से किया गया है, उसका लेवल क्या है, परफॉर्मेंस किस तरह से दी गई है। ये सारी चीज़ मैनेजर के हाथ में होती है। नाउ अगर हम ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो उसके 3 लेवल्स होते हैं, स्ट्रेटेजिक, मैनेजेरियल, ऑपरेटिंग। अब ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद हो प्रीवियस वीडियोस में, स्ट्रेटेजिक, मैनेजेरियल एंड ऑपरेटिंग लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये ऐसे एग्जाम में आ सकता है। तो स्ट्रेटेजिक लेवल क्या हो गया? स्ट्रेटेजिक लेवल में बेसिकली स्ट्रेटजीज
तैयार की जाती हैं, डिज़ाइन की जाती है सो दैट हम ऑब्जेक्टिव तक पहुंच सके। इसके लिए हमें पॉलिसीज़ भी फॉर्मुलेट करनी पड़ेंगी, गोल सेट करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन को करना है। जब ये एक बारी हो गया, अब हमें ये भी देखने पड़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस हैं जो इस पे असर डाल सकते हैं, जो भी हमने ऑब्जेक्टिव बनाया है उस पे इम्पैक्ट डाल सकते हैं। जब हमने स्ट्रेटेजिक लेवल पे काम कर लिया, अब मैनेजमेंट लेवल का काम आ जाता है। मैनेजमेंट क्या करती है, वो प्रोग्राम्स बनाती है सो दैट जो भी हमारी स्ट्रेटेजी है और ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए जिन भी रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, वो मैनेजमेंट का काम है उसे प्रोक्योर करना और उसको डिफरेंट डिपार्टमेंट में एलोकेट करना, जो डिपार्टमेंट जो सा भी काम करने वाला है ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए। एंड थर्ड जो हो गया वो है ऑपरेटिंग लेवल। ऑपरेटिंग लेवल का क्या काम है कि जो प्रोग्राम मैनेजमेंट ने तैयार किया है और रिसोर्सेज अरेंज कर दिए हैं, अब उसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट करना है, मतलब ऑपरेशनल लेवल पे रियलाइज करना है उसको। अब वो डे टू डे एक्टिविटीज़ में वो सारा काम होना शुरू हो जाएगा और जो स्ट्रेटजीज हमने बनाई है उसको फॉलो करते हुए होगा, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने का ही मेन मकसद होगा इसमें। नाउ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन से होते हैं? दो तरह के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एक होता है फ्लैट और दूसरा होता है टॉल। जो टॉल ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम पिरामिड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें डिफरेंट हायरार्कियल लेवल्स होते हैं और ये बेसिकली उन ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज में रन करता है जहाँ पे लेबर ओरिएंटेड वर्क है, जहाँ पे मजदूर लेवल के लोग भी वर्क करते हैं, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, इस तरह की जो कंपनीज होती हैं। जो फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन होता है वो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कंपनीज में रन होता है, जहाँ पे सिर्फ एक या दो ही लेवल होते हैं, ज़्यादा नहीं होता है। मैनेजमेंट होता है और उसके अंडर सारे स्टाफ होते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ज़्यादातर हाईली एजुकेटेड एम्प्लॉयज़ होते हैं, है ना, तो वो पता है कि कैसे उनको हैंडल करना है, तो ऐसा बहुत सारे लेवल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन आजकल टेक्नोलॉजी बेस्ड है, इसीलिए यहाँ पे हाईली एजुकेटेड एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं, इसीलिए यहाँ पे जो सिस्टम होता है ऑर्गेनाइजेशन का वो फ्लैट ही होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर आप देखोगे वो इसी तरह का होगा कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होंगे जो ऑपरेटिंग लेवल पे काम कर रहे होंगे और उनका काउंट भी बहुत कम होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होने की ज़रूरत है, कम में ही काम चल जाएगा। तो ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब एम्प्लॉयज़ की बात कर रहे हैं हम। इनमें एक प्लस वैल्यू यही हो जाती है कि ये आराम से डिसऑर्गेनाइज्ड जो रिसोर्सेज हैं उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, प्रोडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, यूजफुल ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगेन इसमें एक और चीज़ हमें देखने की है कि हमेशा ये मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस में एक क्लोज रिलेशनशिप होगा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड कल्चर में, एंड टीम मैनेजमेंट, ये तीनों चीज़ों में क्लोज रिलेशनशिप देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि ऑफ कोर्स सारे एम्प्लॉयज़ एजुकेटेड है, सबको पता है सिस्टम कैसे चल रहा है, काम कैसे चल रहा है, इसीलिए टीम मैनेजमेंट, कल्चर और स्ट्रक्चर में एक क्लोज रिलेशनशिप देखेगा। Now the last topic of today's video is modern concept. Modern concept मतलब आजकल हम किस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं या किस तरह के मैनेजमेंट को हम इम्पोर्टेंस देते हैं। तो इसमें अच्छा मैनेजमेंट या अच्छा ऑर्गेनाइजेशन क्या है, दोनों के बारे में बताया गया है। ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले तो फाउंडेशन होता है मैनेजमेंट का। ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो मैनेजमेंट भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो हमेशा ही जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट जैसी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अपने प्रोसेसेस को अगर रन करता है, उसको लॉजिकल आइडिया है कि आज की रिक्वायरमेंट क्या है और तब ही कोई ऑर्गेनाइजेशन काम कर पाएगा। और साउंड मैनेजमेंट ये चीज़ें तभी अचीव कर पाएगा जब वो इन सबको अलाइन कर पाएगा कि क्या रिक्वायरमेंट है, कितनी रिक्वायरमेंट है, क्या लॉजिक है इस रिक्वायरमेंट का, वो सारी चीज़ें। तो ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली बना किससे है? एम्प्लॉयज़ से बना है। अब बहुत सारे एम्प्लॉयज़ अगर सेम क्वालिटी के एक साथ काम करते हैं, सेम क्वालिटी मतलब सेम स्किल्स एंड नॉलेज के साथ में काम करते हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ की तरह काम करते हैं। अब इसमें इनकी जो नॉलेज है उसको यूज़ किया जाएगा एज अ रिसोर्स। इनका मोटिवेशन और जो विजन होगा वही ऑर्गेनाइजेशन को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएगा। तो एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होना चाहिए, स्पेशलाइजेशन को वो प्रमोट करे, ग्रोथ को एनकरेज करे, क्रिएटिविटी को एनकरेज करे। फिर जो मैनेजमेंट है वो स्मूथली तभी वर्क कर सकती है जब उसको वेल डिफाइंड ग्रुप दिया जाए,
काम करने वाला, एक सिस्टमैटिक ग्रुप दिया जाए जिसको पता है कि उसके फंक्शन क्या है, उसको क्या काम करना है, तभी मैनेजर उसको अच्छे से मैनेज कर पाएगा। अगर ग्रुप ही बिखरा हुआ है तो मैनेजर क्या क्या कर पाएगा। देन साउंड ऑर्गेनाइजेशन में हम और भी चीज़ें क्या देख सकते हैं। साउंड ऑर्गेनाइजेशन ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होगा जिसमें क्रिएटिव थिंकिंग, इनिशिएटिव को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी। वेल डिफाइंड एरियाज होंगे सबके वर्क के, हर एक एम्प्लॉय को पता होगा उसको क्या काम करना है और उसको नए तरीके से कैसे डेवलप करना है। तो अगर ये फ्रीडम ऑर्गेनाइजेशन दे रहा है और मैनेजमेंट डेवलपमेंट कंटिन्यूअसली उस पे वर्क करे जा रहा है और उसको एनरिच कर किए जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन एक मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन माना जाएगा और एक अच्छा पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन माना जाएगा। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट यूनिट 3 ऑफ ब्लॉक 3 MPCE 031। आई होप आपको ये वीडियो में फ्रेमवर्क मिल गया होगा पूरा यूनिट का, और इसका फर्स्ट पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ check the description section. And self reading is must, so please do the self reading. I want to request you to please subscribe to my channel, share my videos with rest of the students, and do not forget to press the notification bell. Thanks for watching. Take care of yourself. Bye bye.